तो ये 1 ये 2, क्वेश्चन 1 में क्या है? So we have this much of ions of SO4 2 minus. So for calculation of moles, it will be number of ions upon Na, right? Yes, sir. So the number of ions are 42 into 10 raised to power 15 upon 6 into 10 raised to power 23. So it will be 7 into 10 raised to power minus 8. सभी का यही आंसर आया? Yes, sir. सर माइनस, यस सर। मास तो निकाल लेंगे यार। मास क्या होता है? मोल्स इनटू मोलर मास, राइट? अच्छा, मोलर मास SO4 2 माइनस का कितना है? 96. 96। तो बस आ गया 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 इंटू 96, ये हो जाएगा 672 into 10 to power minus 8. ठीक है। नाउ कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन आयन। सो इट विल बी, सल्फर में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 16। और ऑक्सीजन में 8 और 2 एक्स्ट्रा हैं। Yes. We have 2 minus, we have 2 extra electrons. So therefore, the total will be 50. 50. So therefore, number of electron in कितना आयंस कितने हैं? 42 into 10 raised to power, नहीं 7 into 10 raised to minus 8. आयंस तो हो जाएगा 50 into 42 into 10 raised to power 15। ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? बोलो, यही आंसर आ रहा है? Sir. यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। Sir. हाँ बोलो। Sir, 42 into 10 raised to 15 तो numbers of आयन है, तो हम नंबर ऑफ मोल के साथ नहीं मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ आयन और नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशन होता है? हम कैसे, मतलब जब भी हम इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से देखते हैं, राइट? या नंबर ऑफ आयन से देखते हैं अगर आयन है तो? Yes. अब आयंस ऑलरेडी गिवन है तो हमें मोल से क्यों जाना है? वी कैन गो वाया मोल्स एज वेल, बट इट विल सेम नो। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज दिस ओनली। मोल से जाओगे तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। Yes, sir. और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखते हैं इन वन आयन, तो हो जाएगा 16 प्लस 4 इंटू 8। अब 2 नहीं आएगा तो ये हो जाएगा 48। बस अब हाँ निकाल लेंगे इतने आयन्स में, तो हो जाएगा 48 इंटू 42 इंटू 10⁻15। कितना आता है ये? 2016 into 10⁻15। ठीक है, हमने 2 डेसिमल ले लिया और वहां पे 2 पावर बढ़ा दी। 2016 इंटू 10⁻15 को हमने 20.16 इंटू 10⁻17 कर दिया। सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। No, sir. चलो सेकंड वाला करते हैं। सेम ही आयन, सेम ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो 42 इंटू 10⁻15 molecules of SO2. Therefore, number of moles would be
मॉलिक्यूल अपॉन Na, तो हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻8। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा बताओ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 22.4 into 22.4. number of moles. वेरी गुड वेरी गुड, आ गया बस। यहाँ से कितना आया? 156.8 into 10⁻⁻8. वेरी गुड, वॉल्यूम आ गया, यही पूछा है गेस। Yes, sir. बोलो अभी तक किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ चार्ज सब देख लिया हमने। एवरेज एटॉमिक मास वो भी हो गया। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारा गेल-लुसाक्स लॉ। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। बहुत ही सिंपल लॉ है, कुछ नहीं है इसमें, मतलब अभी मैं समझाऊंगा तो तुमको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। चलो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारा H2 गैस है, ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या है, गैसियस रिएक्शन है। हर एक स्पीशीज विच आर इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन आर इन गैस फेज। ठीक है, सो इसमें क्या है, मैं इसका 1 वॉल्यूम ले रहा हूं। See, I'm not putting any unit here. I'm simply saying कि ये 1 यूनिट वॉल्यूम है, ये भी 1 यूनिट वॉल्यूम है, तो इसका कितना आएगा, इसका भी, इसका 2 वॉल्यूम आ जाएगा। तो लेट्स से ये 5 लीटर है, तो ये 5 लीटर होगा, ये कितना होगा, 10 लीटर होगा। बस इस लॉ में बस यही बताया है और कुछ भी नहीं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, बहुत sir. सिंपल है, चलो हम इसके लॉ लिख लेते हैं। Gases combine in the simple ratio of their volume provided all measurements should be made at constant pressure and temperature. Constant pressure and temperature. अगर तुम देखो ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, जस्ट लाइक गेल-लुसाक्स, सॉरी एवोगैड्रोस लॉ में था ना। एवोगैड्रोस लॉ में क्या था, यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम मोल्स के प्रोपोर्शनल आ रही थी, प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट था, बट वहां पे मोल्स भी इक्वल करके वो एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल रहे थे 22.4 एक पर्टिकुलर कंडीशन पे। यहाँ पे भी सिमिलर तरीके से इन्होंने बोला है कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। इफ यू सी प्रेशर PV इक्वल टू nRT में दिस एंड दिस आर कांस्टेंट, है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2।
यहां से आ जाएगा v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2। जैसे मैं एक गैस के लिए ऐसे लिख रहा हूं, दूसरी गैस के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि प्रेशर एंड टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आएगा। बोलो ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। Yes. Yes, sir. ठीक। यार दर्शन, यार तुम क्या कर रहे हो यार? ठीक है, तो ये हुए हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो है ना, वो हमने कवर कर लिए। अभी आता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली एक रिएक्शन में किस तरीके के लॉज लगते हैं व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग, उसके बारे में थोड़ा बताया गया। अलग अलग 3 लॉज हैं, उन 3 लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है, द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तो पढ़ा होगा इन जनरल वाला, लॉ ऑफ Yes, sir. कंजर्वेशन ऑफ Yes, मास। sir. क्या होता है ये? Mass Mass neither neither be be created created nor nor destroyed. destroyed. वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये लॉ क्या कहता है? मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर कैन neither be created nor be destroyed in any chemical reaction, in any chemical reaction. That means total mass in any chemical reaction, in any chemical reaction is always conserved. ठीक है, ये सभी को पता है ना, इसमें कुछ खास वो नहीं है। चलो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो वी हैव H2 प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू H2, यहाँ पे हाफ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास कितना है? 1/2। ऑक्सीजन का मास कितना है? 32। कितना आ गया टोटल? 18। यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन का? 2 × 1 प्लस 16। यहाँ पे भी कितना है? 18। तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मास जो है वो सेम आना चाहिए। मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास ऑफ प्रोडक्ट्स। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। No, sir. ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ
constant proportion. अच्छा, इसमें क्या होता है, चलो इसका एक बार स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं इसको। गिवन कंपाउंड always contains exactly the same proportion of its elements by weight irrespective of their source, or method of evolution. चलो इसको समझते हैं हम लोग। सो यू हैव वाटर का एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, वाटर में हाइड्रोजन जो है वो कितना है, मास कितना है, मास रेशियो 2:16। Raised to 1. मास रेशियो बोल रहा हूं यार मैं, 2:16 है। No, इसका sir. मतलब 1:8 है। ये मैं ले रहा हूं आइस। अब मैं क्या ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं सी वाटर। तो मुझे बताओ इसमें मास रेशियो क्या होगा, व्हाट विल बी द मास रेशियो? 1:8. अब इसका स्टेटमेंट पढ़ो, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शंस ऑफ इट्स एलिमेंट्स बाय वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स। तो वाटर में H2O जो है, द फॉर्मूला इज सेम फॉर आइस, द फॉर्मूला इज सेम फॉर सी वाटर, द फॉर्मूला इज सेम फॉर टैप वाटर। सी, तो एलिमेंट्स का जो कॉम्पोजिशन है इट विल रिमेन सेम। दैट इज व्हाट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज। बोलो समझ में आया कि नहीं है? Understood, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ एक बोलो। बार हाँ, बोलो बोलो क्या बोल रहे थे? ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक बार वापस रिपीट करो ना। हाँ ठीक, चलो एक और एग्जांपल देते हैं CO2 का। मुझे एक बात बताओ, CO2 में कार्बन का क्या है, 12, मास 12 है। ऑक्सीजन का मास कितना है, 32। तो ये कितना हो गया, 3:8। तो CO2 का जो मास कॉम्पोजिशन है एलिमेंट्स का, वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो किसी भी टाइप का CO2 के ना हो। हम दूसरे तरीके में क्या बोल सकते हैं, एटम कॉम्पोजिशन। जैसे यहां पे एटम कॉम्पोजिशन भी बोल सकते हैं, 2:1। सो इट विल रिमेन सेम ऑलवेज। कुछ नहीं है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज का जो फॉर्मूला है इसका, उसमें जो रेशियो है एटम्स का वो हमेशा सेम रहेगा, बस इतना सा ही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखते हैं। इसका इसका पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे इसको। वन एलिमेंट, थोड़ा स्टेटमेंट बड़ा है, combines with other elements to form two or more different compounds. Two or more different compounds, then mass of one element which combines with a constant mass of other element will bear a simple ratio to one another. Simple ratio to one another. देखो यहाँ पे मैं इसको पहले समझा देता हूं, उसके बाद हम स्टेटमेंट पे जाएंगे। जैसे वी हैव टू एलिमेंट कार्बन प्लस ऑक्सीजन। नाउ टेल मी विच ऑल कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन। Carbon monoxide. CO2, Carbon monoxide, carbon dioxide. Carbon monoxide. वेरी गुड। अच्छा, इसमें क्या है, कार्बन का मास इसमें क्या है 12, ऑक्सीजन का मास है 32। यहां पे कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन का है 16। अब ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को। वन एलिमेंट combines with other element to form two or more different compounds, then mass of one element which combines with a constant mass of other element, ये वाला element। सो बताओ इन दोनों कंपाउंड में किस एलिमेंट का मास कांस्टेंट है? carbon, Carbon. ठीक है, सो ये हो रहा है कार्बन का मास कांस्टेंट है, तो दूसरा जो एलिमेंट है ऑक्सीजन विल बेयर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो 16:32, एक सिंपल 1:2 आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं है? एक और एग्जांपल लेंगे ऑब्वियसली, बट पहले बताओ। Yes, sir, understood. चलो Yes, एक और yes एग्जांपल। sir, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या होता है? H2O होता है, H2O होता है। हाइड्रोजन का मास 2:16, 2:32। मुझे बताओ किसका मास कांस्टेंट है? Hydrogen. 16:32, 1:32, सिंपल रेशियो आ रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें? No, sir. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन।
NO, NO2, NO3 कितना आ गया? 1:2:3 आ जाए। सर हाँ हाँ बोलो। सर N2O भी तो हो सकता है ना? वेरी गुड वेरी गुड, N2 भी हो सकता है। चलो देखते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। NO, N2O, NO2, NO3, N2O3, N2O5। बड़ा एग्जांपल ले ले, एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो? यस सर। Yes. थोड़े ज्यादा एग्जांपल हो गए, हम बस एक वैरायटी दिखा देते हैं। रुको एक मिनट। इन तीनों का करते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का मास कितना है? 14:16। यहाँ पे है 28:16। यहाँ पे है 14:32। 32. अब हमने क्या कहा था कि एक का मास कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं भाई, यहाँ पे तो दोनों के मास डिफरेंट आ रहे हैं किसी ना किसी में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक का मास कांस्टेंट मान लेते हैं, नाइट्रोजन का मास कांस्टेंट। कैसे? देखो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे 14 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाफ कर देंगे। बोलो। Yes, sir. Yes. आ रहा पहले है। बताओ, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. यस सर। नाइट्रोजन का मास कांस्टेंट बनाने के लिए हमने N2O में नाइट्रोजन का मास हाफ कर दिया। अब रेशियो निकाल लो, 16:8:32, 2:1:4। सिंपल रेशियो आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बस इसमें एक ही वैरायटी अलग है, बस ये वाली। अब मैं क्वेश्चन दूं, करोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. यस सर। चलो ठीक है। तो you have NO2, you have NO3, N2O5, N2O3। तुम्हें सिंपल रेशियो निकालना है। ये वाला लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ, शॉर्ट फॉर्म होता तो नहीं है, मैं खुद ही बना रहा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। So 4:6:5:6. देखते हैं, चैट बॉक्स में लिख दो, है ना? चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख दो सब लोग।
चलो काफी लोगों ने कर लिया, कर लेते हम लोग। यहाँ पे क्या हो गया, 14:32, 14:48, 28:80, 28:48। सबको 14 कर देंगे तो हो जाएगा 14:40, 14:24, राइट। बस अब आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 32, 48, 40, 24, 8 रेशियो, नहीं ये और हो जाएगा, 4 रेशियो, ये आएगा 4653। बोलो Yes, sir. सबका यही आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, वेरी गुड। तो चलो हम एक नोट लिखते हैं यहाँ पे। इस नोट में क्या है, इफ टू एलिमेंट्स फॉर्म many compounds of varying composition, then law of multiple proportion does not count. वेरिंग कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, जैसे TiO 1.92, अब ये क्या है ना, ये इनको बोलते हैं हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, फ्रैक्शन वाले जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो हाँ, इसमें क्या होता है, ये वाला लॉ अप्लीकेबल नहीं होता। बोलो समझ में आया कि नहीं है? Yes. किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस? सिंपल लॉज है। Sir, Sir. हाँ, proportion does not के बाद क्या आपने क्या लिखा है? इसके बाद Proportions does not काउंट count. सर एक बार नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड समझाना। जैसे ये फ्रैक्शन में आ रहा है, देख रहे हो, या फिर मैं लिखूं Fe 0.98O, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, सिंपल रेशियो होना चाहिए। समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट हमारा है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है ना, बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन करा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ H इन H2SO4। ऐसे बहुत सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ H2SO4 इंटू 100। बताओ हाइड्रोजन का मास कितना है इसमें, 2, और मास ऑफ H2SO4 कितना है बताओ, याद है किसी को?
तो 96 98 So 98. है ना। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, हाइड्रोजन का 2.04 हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फर का मास कितना है 32 अपॉन 98 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 32.6 हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे 100 में से माइनस भी कर सकते हैं या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा 64 पॉइंट समथिंग। बोलो सिंपल है कि नहीं है, कुछ है क्या इसमें? बोलो किसी को डाउट है क्या? No, sir. No, sir. तो ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब उसमें मैथमेटिक्स ही है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग। CuSO4.5H2, इसमें करो, एक ही दे रहा हूं है ना, थोड़ा बड़ा है बट सब एलिमेंट का कॉम्पोजिशन निकालना है तुमको। सर सल्फेट का मास 96 होता है या 98? 96। सर ऊपर आपने 98 लिया है। सल्फेट क्या है क्या यार, वो H2SO4 का है, वो SO4 का थोड़ी ना है। चैट बॉक्स में लिखते जाओ है ना परसेंटेज। सर हाँ बोलिए। ये क्वेश्चन में 5H2 भी एक मतलब है, तो हम उसका मास उसको टोटल मास में ऐड कर देंगे कि वो एग्जैक्टली टोटल मास में ऐड करेंगे। ओके ओके।
चलो हम सॉल्व करते। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर, अच्छा टोटल मास कितना है इसका? 250. सर 250. 249.5. तो हो जाएगा 63.5 अपॉन 249.5 इंटू 100, कितना आ रहा है बताओ? 25.45. 5.4. फिर आता है परसेंटेज ऑफ सल्फर। सल्फर कितना है? 32 अपॉन 249.5 इंटू 100, ये कितना आता है? 12.8. 12.8. 2.82. Sorry sir, 12.82. फिर उसके बाद आता है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं टोटल? 9 ऑक्सीजन है, टोटल 9 ऑक्सीजन है। वन 44 अपॉन 249.5 इंटू 100, ये कितना आता है? 57.71. फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन लास्ट। तो हाइड्रोजन तो कितना 10 ही है, कितना आता है बताओ ये? The 4%. 4 पॉइंट, बताओ कितना आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट है, होमवर्क के लिए दे रहा हूं, कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन इन फॉलोइंग। FeSO4.7H2O, दूसरा है NH4 का होल ट्वाइस SO4.FeSO4.6H2, इसमें निकालना है ना। क्लियर है सभी को? Yes sir. Yes, sir. ये होमवर्क करना है, नोट्स पढ़ने हैं, और पैकेज जो तुमको मिला होगा ना, पैकेज मॉड्यूल, Yes, sir. उसको थोड़ा रीड करते रहो ना, उसमें से एग्जांपल्स वगैरह जो रिलेटेबल लगे वो करते रहो ना। Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। सर आपने पिछली क्लासेस के नोट नहीं अपलोड किए।